हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं साइंस का, जिसका नाम है ध्वनि। तो आप जानते हैं ध्वनि का मतलब है आवाज़, साउंड। और हमारे चारों तरफ हमें कई तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, साउंड सुनाई देती हैं। तो उसी के बारे में ये चैप्टर है। वो साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, वो आवाज़ें कैसे आती हैं, ध्वनि कैसे बनती है, उसके बारे में ही यहाँ पर सारा ये चैप्टर है। आपके सामने कुछ वाद्य यंत्र हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिनसे म्यूजिक निकलता है। यहाँ पर हारमोनियम दिया है, तबला है, सितार है, बांसुरी है। तो ये सब चीज़ें आपने इनमें से कुछ देखी भी होंगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, आवाज़ निकलती है इनसे। तो सब में आवाज़ निकलने के का जो तरीका है वो अलग अलग है, माध्यम अलग अलग है। आप जब हारमोनियम बजाते हैं तो इसमें आगे जो ये पर्दा होता है, इसको जब आप चलाते हैं तो अंदर हवा भरती है इसके अंदर, और अंदर जो है फिर उससे कंपन पैदा होता है, उससे आवाज़ निकलती है। तबला के ऊपर, तबले में यहाँ पर ऊपर एक झिल्ली जैसी होती है, जो पर्दा जैसा होता है इसमें। उस पर आप चोट करते हैं, उस पर हाथ से थपथपाते हैं, तब ये कांपता है, कंपन इसमें पैदा होता है और उसके बाद ध्वनि निकलती है। सितार में तारें होती हैं यहाँ पर, तो इन तारों में जब आप इन तारों को हिलाते हैं हाथ से, उंगलियों से, तब इसमें जो है कंपन पैदा होता है और उससे ध्वनि निकलती है। बांसुरी में अंदर आप फूंक मारते हैं छेद से। जब फूंक मारते हैं उससे अंदर हवा जो है उसमें कंपन पैदा होता है और उससे आवाज़ आती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी वाद्य यंत्रों में किसी न किसी चीज़ में कंपन उत्पन्न हो रहा है और उस कंपन के बाद ही उससे ध्वनि निकलती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ध्वनि जो है वो कंपन से पैदा होती है। चीज़ें जब कंपन होता है चीज़ों में तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वही यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। कंपित वस्तुओं से, कांपने वाली चीज़ों से। जब भी चीज़ में कंपन पैदा होगा तब ध्वनि उत्पन्न होगी। इसके लिए आप कुछ क्रियाकलाप यहाँ पर दिए हैं, उनको कर सकते हैं। क्रियाकलाप 13.1 है। इसमें एक बर्तन लिया है, उस पर बच्चा ये डंडे से चोट कर रहा है। जब चोट करेंगे उसके बाद आप अपने हाथ से इसको छू कर देख सकते हैं बर्तन को, तो आपको महसूस होगा कि इसमें कंपन हो रहा है। तो उसी से वो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। जो टन की आवाज़ आएगी वो उससे ही आएगी। तो जब भी आप किसी भी चीज़ पर चोट करते हैं तो उस वक्त साथ में उसको टच करके, छू कर महसूस कीजिए अपनी उंगलियों से। आपको महसूस होगा उसमें कंपन पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से आवाज़ निकल रही है। इसी तरह से आप इस तरह का भी एक ये एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें एक ये पेंसिल बॉक्स लिया हुआ है और उसमें 2 पेंसिल्स लगा दी हैं और उसमें बीच में रबर बैंड बांध दिया है। और जब रबर बैंड को आप एक साइड हिलाकर छोड़ेंगे तो उससे आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो रबर बैंड की तार बना दी आपने, उसमें कंपन पैदा हो रहा है और उसी से ये आवाज़, ध्वनि निकल रही है। तो इस तरह से कंपित वस्तुओं से ध्वनि निकलती है। इसी तरह से थाली चम्मच का है, उसको भी आप बजाएंगे तो उससे कंपन पैदा होगा, उससे ध्वनि निकलेगी। इसी तरह से एक ये होता है, ये भी आप घर में बना सकते हैं, एक तारा बोलते हैं इसको। इसमें भी आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, कई बार बेचने के लिए आते हैं लोग इसको। तो उसमें ऊपर से ये आपका जो एक धनुष की तरह नज़र आता है, इसमें तार होती है और एक तार नीचे इसमें होती है। दोनों को एक दूसरे में रगड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर चलाते हैं, तो इससे कंपन पैदा होता है और उससे ध्वनि सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है। इसी तरह से यहाँ पर ये घड़ा दिया हुआ है, घड़े को बजाते हैं, ये भी एक वाद्य यंत्र के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इसमें भी कंपन पैदा होता है अंदर हवा में और उससे ध्वनि निकलती है। मंजीरा, ये आपके पास स्कूल में भी है, जब आप इसको बजाते हैं तो इसमें कंपन पैदा होता है और उससे ध्वनि निकलती है। तो सभी में कंपन पैदा हो रहा है और उससे ही ध्वनि बन रही है। इसी का यहाँ पर एक टेबल भी बना हुआ है। इस टेबल में आपने अलग अलग वाद्य यंत्र लिखने हैं और उनसे ध्वनि कहाँ से निकलती है, उस का जो भी भाग कंपित होता है, कंपन करता है, उसका नाम लिखना है। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है वीणा। वीणा में तार होती है, वो सितार की तरह ही होता है वीणा भी लगभग। तो उसमें वो तार जो है बांधी होती है, तो उसको खींचते हैं, वो हिलती है, तभी उसमें कंपन होता है और उससे ध्वनि निकलती है। तो वही लिखा है यहाँ पर, तानित डोरी या तार। तबला में जो ऊपर झिल्ली लगी है, पर्दा जैसा लगा है, वो कंपन होता है उसमें। तो तबले में आपने लिखा तानित झिल्ली। इसी तरीके से आपने बांसुरी, सितार, सारी वाद्य यंत्र, हारमोनियम,
वो सब कुछ बांसुरी सब लिख सकते हैं इसमें, और उनमें कौन सा भाग कंपन कर रहा है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। बांसुरी लिखेंगे तो उसमें आपने यहाँ लिखना है वायु में कंपन होता है, तो वायु लिख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो एक एक्टिविटी यहाँ पर ये है जल तरंग की, ये मैंने आपसे करवाई भी थी, आपने इसका वीडियो बनाकर भेजा था और बहुत अच्छे से आपने ये किया था। इसमें क्या था, आपने ग्लास लेने थे और ग्लास में अलग अलग लेवल पर पानी डालना था, किसी में कम, उस अगले में थोड़ा ज़्यादा, नेक्स्ट में उससे ज़्यादा, इस तरीके से आपने रखना था। जब इसको फिर किसी छड़ी से आप इसमें मारते हैं तो इसमें कंपन पैदा होता है। अब क्योंकि इसमें वायु की मात्रा, हवा की मात्रा सब में अलग अलग है, किसी में हवा ज़्यादा है किसी में कम है, तो हवा में कंपन जो है उसकी जो है आवाज़ अलग निकलेगी। ज़्यादा हवा होगी तो उसमें कंपन अलग टाइप का होगा, कम हवा होगी तो उसमें कंपन अलग टाइप का होगा। तो इसलिए इसमें अलग अलग ध्वनि निकलती हैं और सुंदर म्यूजिक हमें सुनाई देता है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी थी। तो हम देख रहे हैं कि सभी में जो है कंपन हो रहा है, तभी ये ध्वनि निकल रही है। उसके बाद है मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। इंसान जो हम बोलते हैं वो कैसे ध्वनि निकलती है, मैं जो बोल रहा हूँ आपके कानों तक पहुंच रही है, वो आवाज़ कैसे निकल रही है। तो हम जब भी गाते हैं, बोलते हैं, आवाज़ निकालते हैं अपने मुंह से, तो वो आवाज़ जो है मुंह से नहीं निकलती है, उसके लिए जो है हमारा गला उसके लिए काम करता है। तो हमारा गला जो है उसमें कंठ बोलते हैं हम उसको, तो कंठ से उत्पन्न होती है वो कंठ या वाक्य यंत्र या कंठ, इंग्लिश में बोलते हैं लैरिंक्स। ये हमारे गले में यहाँ जैसे होता है, आप यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में, यहाँ पर ये होता है, इसमें कंपन होता है। तो ये अंदर से कैसा दिखता है वो ये दिखाया हुआ है। तो इसमें जब हम बोलते हैं तो हवा निकलती है बीच में से, यहाँ से हवा निकलती है, हमारे मुंह से होकर बाहर निकलती है और उस हवा में कंपन पैदा होता है और उसकी वजह से ये आवाज़ निकलती है। तो चाहे कोई वाद्य यंत्र हो, चाहे हम आपस में बात करें, जब भी किसी चीज़ में कंपन होता है तभी आवाज़ निकलती है। तो हमारे फेफड़े भी जो हैं वो हवा बाहर छोड़ते हैं और ये जो वाक्य यंत्र है हमारा, यहाँ से वो कंपन पैदा होता है उस हवा में और उससे फिर ये ध्वनि निकलती है। उसके बाद इसका एक और एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है, इसको भी आप करके देख सकते हैं। तो ये आपने खुद देखनी है कि इस तरह का आप कागज़ से बनाएं और उसमें अगर आप फूंक मारे तो उसमें कंपन पैदा होगा, उससे ध्वनि निकलेगी। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ माध्यम चाहिए, बीच में कोई रास्ता चाहिए, तभी वो जा सकती है। तो जैसे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो बीच में माध्यम है हवा से होकर जाती है। आप जब ये वीडियो देखेंगे आप, तो उसमें आपके फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ आएगी और वह आवाज़ आपके कान तक इसलिए पहुंच रही है क्योंकि बीच में हवा है। हवा के माध्यम से वो कंपन आपके कान तक पहुंचता है और आपको आवाज़ सुनाई देती है। अगर बीच में हवा ना हो, खाली स्पेस हो, तो वो आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। इसके लिए ये एक्टिविटी दी है यहाँ पर, इसको आप करके देख सकते हैं और फिर देखना आपकी क्या होता है। ग्लास के अंदर एक फ़ोन डाला है और उसके बाद फिर बीच में आपने जो खाली जगह थी ऊपर से खुला हुआ, उसको मुंह से लगा लिया है और उसके बाद ये एक्टिविटी आपने पूरी करके देखनी है कि क्या होता है। तो ध्वनि सुनाई देती है कि नहीं, फ़ोन बजाना है आपने, उसमें म्यूज़िक लगा सकते हैं आप, और फिर उसके बाद आपने उसकी हवा निकाल लेनी है, सारी चूस लेनी है ग्लास के अंदर की हवा, या आप बॉटल में भी कर सकते हैं चाहे तो, एक बॉटल के अंदर डाल के या ग्लास के अंदर डाल के आपने फ़ोन में कोई म्यूज़िक लगाकर आप मुंह में रखें उसको, मुंह से उसकी अंदर की सारी हवा खींच लें, फिर आप सुने ज़रा कि सुनाई देती है आपको ध्वनि कि नहीं सुनाई देती है। तो आपको देखेंगे कि इसमें आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आवाज़ हम तक पहुंचती है जब बीच में कोई माध्यम होता है। अब हमने हवा इसके अंदर की सारी खींच ली तो माध्यम नहीं रहा आवाज़ को हमारे कानों तक पहुंचने के लिए, तो इसलिए हमें ये सुनाई नहीं देगी। तो खाली जगह को जो है हम निर्वात भी कहते हैं। जब खाली स्पेस हो जाता है, हवा भी नहीं रही है कोई बीच में, तो उसे हम कहते हैं निर्वात, वैक्यूम बोलते हैं इंग्लिश में। और निर्वात में ध्वनि जो है वो संचरित नहीं हो सकती है।
उसके बाद हम देखते हैं कि और किस माध्यम में संचरित हो सकती है ध्वनि, द्रवों में संचरित होती है कि नहीं होती। तो उसके लिए यहाँ पर ये एक्टिविटी दी है, इसे भी आप करके देख सकते हैं कि आप पानी का टब या बाल्टी लें और उसके अंदर घंटी डालें और उसके बाद कान जो है अपना वो पानी के पास लेकर जाएं, अंदर पानी के अंदर घंटी बजा कर देखें वो घंटी की आवाज़ सुनाई देती है या नहीं सुनाई देती। तो आप पाएंगे कि ये आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब द्रवों में भी आवाज़ जो है, ध्वनि, वो संचरित हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। इसी तरह से नेक्स्ट एक्टिविटी जो है ये ठोसों के लिए। लकड़ी की एक फट्टी ली हुई है, लकड़ी में जाती है कि नहीं, तो उसके लिए स्केल लिया हुआ है। स्केल में एक तरफ एक बच्चा जो है वो इसमें कंपन पैदा कर रहा है, हाथ से उसमें चोट कर रहा है, और दूसरी साइड एक बच्चे ने कान लगाया हुआ है। तो आप इस तरह से भी करके देखें तो आपको कान में आवाज़ सुनाई देगी। इसका मतलब ठोसों में से भी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। इसके बाद यही एक्टिविटी यहाँ टेबल के साथ भी की हुई है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि ध्वनि संचरित होती है कि नहीं होती। इसी को आप एक टेलीफोन बना सकते हैं। ये हमने पिछले साल भी एक्टिविटी की हुई है। तो आप इस तरह का टेलीफोन बना सकते हैं जिसमें 2 ग्लास लेने होते हैं, बीच में आप डोरी, कोई धागा बांध सकते हैं, और जब एक साइड से बात करते हैं तो वो ध्वनि जो है इस डोरी से होते हुए दूसरे साइड जो खड़ा है बच्चा उसके कान तक पहुंचती है और उसको वो ध्वनि सुनाई देती है। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ध्वनि जो है वो धागे में से, इस ठोस में से भी ट्रैवल कर सकती है, संचरित हो सकती है। तो इस तरह से ये ध्वनि ठोस, द्रव या गैस किसी भी माध्यम में से होकर जा सकती है, लेकिन निर्वात जब खाली स्थान हो तो उसमें से नहीं जा सकती। अब उसके बाद है कि हमारा कान कैसे काम करता है। कान में ऐसा क्या होता है जिस वजह से हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको आप खुद पढ़ के यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसमें एक ऊपर से गुब्बारा लिया है और बॉटल ली है, यहाँ पर प्लास्टिक का डिब्बा या कोई बॉटल, जिसको आप ऊपर से रबड़ बांध दें और नीचे से खुला रखें और उसमें आप बात करें। तो अगर नीचे से बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर से ये जो रबड़ लगाई है आपने, गुब्बारा लगाया है, ये इसमें कंपन पैदा हो रहा है। तो हमारे कान में भी ऐसा ही होता है। हमारे जो इनर ईयर होता है, अंतरकर्ण, अंदर का, कान का अंदर का भाग, उसके अंदर भी जब ध्वनि पहुंचती है, ऐसे आवाज़ पहुंचती है, कोई आवाज़ पहुंचने का मतलब है कि हवा में कंपन पैदा हो रहे थे, वो कंपन हमारे कानों तक पहुंचता है। तो कान के अंदर जो है वहाँ पर भी उस तरह का एक पर्दा जैसा होता है, एक झिल्ली होती है जिसमें कंपन पैदा होता है, और वो कंपन की वजह से हमें वो ध्वनि सुनाई देती है। तो सारा खेल जो है ध्वनि का वो कंपन की वजह से ही है। तो यह हमारे कान के अंदर का हिस्सा दिया हुआ है, हमारी कर्णपटह जो है, यहाँ पर ये पर्दा दिया हुआ है। यहाँ पर ये कर्णपटह जो है, यहाँ पर जब ये कंपन पहुंचता है, इसमें कंपन पैदा होता है और उसकी वजह से हमें ध्वनि सुनाई देती है। उसके बाद है कंपन का आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति। जो कोई भी कंपन हो रहा है उसका सबका आवाज़ अलग अलग होती है। लड़कों की आवाज़ थोड़ी मोटी होती है, लड़कियों की पतली होती है। अलग अलग चीज़ों से जो कंपन पैदा होकर आवाज़ निकल रही है वो सब अलग अलग है। कोई आवाज़ तीखी है, कोई आवाज़ कठोर है, कोई आवाज़ पतली है, कोई मोटी है। तो वो क्यों है? क्योंकि उसमें ये आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति अलग अलग होती है। कोई भी चीज़ जब कंपन करती है तो कंपन करने का उसका जो है तरीका सब वस्तुओं में अलग अलग होता है। तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो जब भी कोई चीज़ कंपन करती है तो वो अपने स्थान से आगे पीछे गति करती है, इस तरीके से वो गति करती है। तो इसे हम कंपन कहते हैं और इसे ही हम दोलन गति कहते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, दोलन गति। जब भी जैसे झूले की गति है, आगे पीछे हम वो चलता है, तो उसे दोलन गति कहते हैं। इसी तरीके से कंपन होते हैं। तो उस कंपन में ये हमने देखना है, सबसे पहले है आवृत्ति। तो आवृत्ति का मतलब है 1 सेकंड में कितने कंपन करती है कोई वस्तु। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आवृत्ति किसे कहते हैं। तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में कितनी बार कोई चीज़ कंपन करती है, 1 सेकंड में ऐसे अगर हम बात करें तो कितनी बार ये
आगे पीछे कोई चीज़ चल रही है, तो उसे हम कंपन की या दोलन की आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं, हर्ट्ज, HZ लिखते हैं, हर्ट्ज होता है। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज होगी, 20 हर्ट्ज। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो 1 सेकंड में जितने दोलन होते हैं वही उसकी आवृत्ति बनती है। तो अगर कोई चीज़ 1 सेकंड में 20 दोलन कर रही है, 20 बार कंपन कर रही है 1 सेकंड में, तो इसका मतलब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज हो गई। और इस आवृत्ति के हिसाब से ही होता है कि वो आवाज़ हमें तीखी लगेगी या मोटी लगेगी। अगर कंपन कम है तो आवाज़ मोटी आएगी, अगर कंपन ज़्यादा है 1 सेकंड में तो आवाज़ पतली होगी। इसे हम तारत्व भी कहते हैं, इसे ही हम तारत्व कहते हैं। यहाँ जो ये तारत्व दिया हुआ है, ये तारत्व यही है, आवाज़ कितनी मोटी है या कितनी पतली है। और प्रबलता होता है आवाज़ कितनी तेज़ है, कितनी लाउड है, आवाज़ तेज़ है या कम है, धीमी है। तो अगर हम धीरे धीरे बोलते हैं तो उसकी आवाज़ हमें कम सुनाई देती है, तो वो उसे हम प्रबलता कहते हैं। तो वो होता है कि कितना ज़्यादा कंपन किया। ज़्यादा कंपन का मतलब है चीज़ जो है उसमें कंपन कितनी दूर तक हो रहा है। जैसे मैं ये कंपन बनाऊँ तो इसमें कंपन यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है, तो इसमें जो है आवाज़ हमें ज़्यादा लाउड सुनाई देगी, ये प्रबलता ज़्यादा है। और एक है उसमें कंपन इतना हो रहा है, तो इसमें देखो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक हो रहा है, तो ये इसमें हमें आवाज़ धीमी सुनाई देगी। तो प्रबलता जो है इस पर डिपेंड करती है। इसे बोलते हैं आयाम, कहाँ से लेकर कहाँ तक कंपन हो रहा है, कितना बड़ा कंपन हो रहा है। तो कंपन अगर छोटे छोटे हो रहे हैं तो प्रबलता कम है, तो आवाज़ हमें धीमी सुनाई देगी। जैसे हम धीरे धीरे बोलते हैं तब होता है। और आवाज़ लाउड तब सुनाई देती है जब उसका आयाम ज़्यादा होता है, ज़्यादा बड़े बड़े कंपन हो। और तारत्व की बात करें तो आवाज़ पतली है या मोटी, वो आवृत्ति पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है आपके सामने, एक ये ग्लास की बात की हुई है, आगे ये ढोल की बात की हुई है, एक सीटी की बात की हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम ढोल बजाते हैं तो उसकी आवाज़ मोटी सुनाई देती है, जब हम सीटी बजाते हैं, विसल बजाते हैं तो उसकी आवाज़ पतली सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ढोल में 1 सेकंड में कम दोलन हो रहे हैं ऐसे, तो कंपन जो है कम हो रहे हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेकंड माने, यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड में सिर्फ इतना सा हो रहा है। यहाँ पर अगर हम 1 सेकंड यहाँ से यहाँ तक माने तो इतने सारे कंपन हो रहे हैं। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कितने कंपन हो रहे हैं। तो 1 सेकंड में अगर ज़्यादा कंपन है तो आवृत्ति ज़्यादा है, 1 सेकंड में कम कंपन हो रहे हैं तो आवृत्ति कम है। तो आवृत्ति सीटी की ज़्यादा होती है, ढोल की आवृत्ति कम होती है। इस वजह से ढोल की आवाज़ जो है वो ज़्यादा मोटी सुनाई देती है और सीटी की आवाज़ पतली सुनाई देती है। उसके बाद है श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियां। श्रव्य मतलब सुनने वाली, और अश्रव्य जो हमें सुनाई नहीं देती। तो हम कौन सी ध्वनियां सुन सकते हैं और कौन सी नहीं सुन सकते उसके बारे में यहाँ पर, तो ये आवृत्ति पर डिपेंड करता है कि हमारी जो हम ध्वनि निकाल रहे हैं या हम जो ध्वनि सुन रहे हैं वो उसकी आवृत्ति कितनी है। तो हमारे कान जो है उसकी एक लिमिट है। हमारे कानों की जो लिमिट है वो यहाँ पर ये दी हुई है कि हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 20K मतलब है 1000, तो 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकते हैं। हमारे कान 20 कंपन प्रति सेकंड से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। अगर कंपन जो है उसमें 20 से कम हो रहे हैं, अगर कंपन 1 सेकंड में, तो हमारे कान उसको नहीं सुन पाएंगे। इसी तरह से 20,000 कंपन से ज़्यादा हो रहे हैं अगर 1 सेकंड में, तो उसे भी हम नहीं सुन पाएंगे। कुछ जंतु होते हैं जो 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनियों को भी सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, वो ज़्यादा ध्वनियाँ सुन सकता है। इसलिए पुलिस जो है उनको यूज़ करते हैं, सीटियों का उपयोग करते हैं। तो पुलिस के पास जो है कुत्ते इसलिए वो रखते हैं क्योंकि वो उस आवृत्ति की ध्वनि को भी सुन सकते हैं जो इंसान नहीं सुन सकते। वो ऐसी सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन इंसान नहीं सुन सकते। तो इस तरह से अलग अलग जानवरों में, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग सुनने की क्षमता होती है। हमारे कानों की सुनने की क्षमता जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है, ये आपने ध्यान रखना है। मनुष्य की परास जो है
रेंज बोलते हैं, सुनने की रेंज कितनी है, तो वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। उसके बाद है शोर तथा संगीत। कौन सी चीज शोर है और कौन सी चीज संगीत है। तो शोर हम उसको कहते हैं जो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता, जो कानों को अप्रिय लग रही है ध्वनि, उसे हम शोर कहते हैं। जो ध्वनि कानों को अच्छी नहीं लग रही, जैसे गाड़ियों के हॉर्न, बसों ट्रकों की आवाज, बच्चों का शोरगुल, तो वो शोर है। और संगीत हम कहते हैं सुस्वर ध्वनि को, जिसमें स्वर है। तो स्वर हैं जिसमें सुर हैं, उन्हें हम संगीत कहते हैं। जो कानों को सुखद लगते हैं, कानों को अच्छी लगती है ध्वनि, उसे हम संगीत कहते हैं। तो इसमें हारमोनियम, सितार, जितने भी वाद्य यंत्र हैं, उनकी ध्वनि जो है वो संगीत है। लेकिन संगीत भी शोर बन सकता है अगर वो कानों को अच्छा ना लगे। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण यही है कि शोर अगर ज्यादा हो रहा है तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, और जब इतना ज्यादा हो कि उससे हमें तकलीफ होने लगे तब हम उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण किन किन चीज़ों से हो सकता है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। वाहनों की ध्वनियाँ, पटाखे, लाउड स्पीकर, मशीनें, तो इनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इसलिए इनको हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए, और इस्तेमाल करना हो तो इस तरह से करें ताकि दूसरों को इससे तकलीफ ना हो। ध्वनि प्रदूषण से क्या हानियाँ होती हैं वो यहाँ पर आप खुद पढ़ सकते हैं, और उसके बाद इससे बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो नुकसान आपने पढ़ने हैं। मेन है कि कानों का नुकसान होता है, कानों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो होंगी, और उसके अलावा बीपी, उच्च रक्तचाप हो सकता है, चिंता, तनाव, अनिद्रा, नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद इसको बचने के लिए क्या उपाय हैं, क्या क्या करना चाहिए, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो नियंत्रण करना चाहिए कि आवाज़ कितनी रखनी है वो ध्यान रखें। उसके बाद है कि गाड़ियों से जो आवाज़ें निकलती हैं उसके लिए हम इंजन अच्छे इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ियों में साइलेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मशीनों में साइलेंसर का यूज़ कर सकते हैं। तो साइलेंसर का मतलब है कि आवाज़ कम करने वाला उपकरण, तो उससे आवाज़ वो कम हो सकती है। इसके अलावा जो है जहाँ पर स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, उसके आसपास आवाज़ नहीं करनी चाहिए गाड़ियों को, ये भी ध्यान रख सकते हैं। जो डीजे हैं, म्यूज़िक है, पार्टीज़ हैं जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा या संगीत हो रहा है, वो भी उसका टाइम फिक्स कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने किया है कि 10 बजे के बाद जो है लाउड स्पीकर्स बजाना अलाउड नहीं है। उसके बाद हॉर्न का इस्तेमाल कम से कम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आसपास पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ पौधे जो हैं वो ध्वनियों की जो प्रबलता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, उससे आवाज़ कम फैलती है, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है ध्वनि प्रदूषण से हम बच सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर इस तरह से यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर ये दिया हुआ है। उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आपने खुद करने की कोशिश करनी है। जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे वो आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट जब हम पार्ट में मिलेंगे तब इसके सॉल्यूशंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।